चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो है उस पर आंकिक प्रश्न है। इस लेसन के क्या है, जो एलसी पर्पथ था, एलसीआर सर्किट था, उस पर आधारित क्या होंगे, यहाँ पर आंकिक प्रश्न होंगे। क्योंकि आंकिक प्रश्न जो होते हैं इस चैप्टर के एलसीआर सर्किट के या फिर एलसी सर्किट के, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं की बात करते हैं और आप जो है इसी के साथ साथ क्या है, अपने मॉडल से भी क्या है, इनके सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या है कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे ही ये लेसन हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है तो आप अपने मॉडल के बिना देखे हुए उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको क्या है टिक करिएगा कि आप उन्हें जो है हमारा वीडियोस देख करके कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे साथ ही साथ कि हम जो करा है वो जो एग्जाम्स में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो कुछ भी अगर छूटता है तो आप उसे कर लें, लेकिन ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरे सिलेबस को क्या है कवर अप करके चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश पहले ये रहेगी कि हम काफी मोटा मोटा जो है जो इंपोर्टेंट है, जिसे आने की बहुत ज्यादा संभावना है, उसको कर रहे हैं। क्योंकि बाकी लखनऊ में हम ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बाकी अगर लखनऊ में पढ़े तो फिर क्या है, हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि हम 75% कर रहे हैं, पहले तो 75% कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो अंतिम जो समय होगा जब हम रिवाइज करने का शेड्यूल बनाएंगे तब हम क्या है अन्य सोर्सेज से वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, और पढ़ने की बात तो ये रही कि आप चाहें तो रटने वाली बात है, आपके दिमाग का कंसंट्रेशन तेज है तो आप क्या है एग्जाम से एक दिन पहले भी क्या है उसे रट के जा सकते हैं। कहने को तो कह दीजिए कि पूरा मॉडल पढ़ जाइए जी, पूरा मॉडल पढ़ जाइए। हाँ, अच्छी बात है, 90% नंबर आएंगे आपके अगर पूरा मॉडल याद है तो, क्योंकि पूरा पूरा पेपर बसने वाला है। तो बायोलॉजी, इंग्लिश या फिर अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या है आप वहां से तैयार करें। ठीक है, समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। किताबों को पढ़ने की आदत डालिएगा। ये मोबाइल है तो वीडियोस ही देखिएगा, इसमें बाकी सारी चीजों से क्या होता है काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं खुद परेशान हूँ इस बात से कि इसकी लत क्या होती है, काफी ज्यादा परेशान करने वाली होती है। ठीक है, तो इससे क्या है आप जो है किताबों से अध्ययन करने का आदत बनाइए, क्योंकि आपको लिखना है, राइटिंग स्किल्स को क्या है बनाए रखिएगा और अपने अध्ययन को जारी रखिए। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वहां पर क्या है, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर द्वारा नापे गए विभवांतर क्रमशः VL, VC तथा VR क्रमशः 20 वोल्ट, 11 वोल्ट तथा 12 वोल्ट प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए परिणामी विभवांतर। नंबर दूसरा, धारा तथा विभवांतर के मध्य कालांतर। तो ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। इसमें कहा क्या गया है ये एक बार और समझ लेते हैं कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें वोल्ट मीटर के द्वारा नापे गए विभवांतर, उसमें वोल्ट मीटर जो लगा है उससे विभवांतर नापे गए। तो विभवांतर जो नापे गए वो कितने हैं, वो VL, VC, VR। जो L के सिरों पर है यानी कुंडली के सिरों पर VL है वो कितना निकाला उसने, 20 वोल्ट निकाला। कितना निकाला, 20 वोल्ट। जो BC है वो कितना निकाला उसने, 11 वोल्ट। और जो यहां पर VR है इसका मान कितना बताया उसने, 12 वोल्ट बताया। ठीक है, इतने इतने मान बताए, यानी इसके सिरों पर विभवांतर इतना, इसके सिरों पर विभवांतर इतना, इसके सिरों पर विभवांतर इतना। तो ये बताइए कि फिर टोटल विभवांतर कितना होगा, परिणामी विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो परिणामी विभवांतर क्या होगा ये चीज आपके लिए ज्ञात करनी है पहली कंडीशन में। ठीक है, हमें सबसे पहले गिवन है, क्या क्या चीजें दी गई हैं, गिवन है हमारे पास VL बराबर यहां पर दिया है आपको 20 वोल्ट। कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है। ठीक है, और VC बराबर यहां पे कितना दिया है जी, 11 वोल्ट दिया है। कितना दिया है, 11 वोल्ट। और साथ ही यहां पर VR बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब परिणामी विभवांतर V फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, परिणामी विभवांतर V, और साथ ही धारा तथा विभवांतर के मध्य कालांतर फाई ज्ञात करना है। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखें, क्वेश्चन तो वहां पे लिखा ही नहीं जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है, बाकी गिवन है ये चीजें, इसमें फाई आपको फाइंड करना है। चलिए यहां पर सॉल्यूशन लिखिएगा कि हम इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हम B फाइंड करना चाहते हैं तो कौन से सूत्र का प्रयोग करें। हमने कल बताया था कि जो परिणामी विभवांतर है LCR में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम, वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट यहां पर VL माइनस क्या हो गया VC, और इसका क्या है वर्ग है, और यहां पर क्या होता है VR का वर्ग होता है, यही होता है। ठीक है, क्या होता है, जो विभवांतर होता है परिणामी विभवांतर वो होता है VL माइनस VC का वर्ग अंतर करके, और प्लस क्या VR का वर्ग। यहाँ पे डिफरेंस का चिन्ह लगा था ना, डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा दीजिएगा। तो ये था, यही तो था ना, दोनों तरफ वर्ग किया था हमने। क्या किया था, V स्क्वायर बराबर हम बता रहे थे आपके लिए कि VL माइनस VC का वर्ग और प्लस क्या VR का वर्ग। LCR सर्किट खोल के देखिए, वहां ये सूत्र जो है आपको परिणामी विभवांतर का मिलेगा लिखा हुआ।
जो सूत्र पढ़े हैं उन्हीं पर हम क्या है बात कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं नए सूत्र उनको बता देंगे। आप सभी को क्या है याद रखें, कॉपी में नोट कर लें कि इन सूत्रों का उपयोग होना है, ठीक है। v बराबर अंडर रूट, मान रख दीजिएगा VL का मान कितना है 20 है, VC का मान कितना है 11 है, इसका वर्ग करना है, और प्लस VR का वैल्यू कितना है 12 है, 12 का वर्ग करना है, ठीक है। V बराबर अंडर रूट 20 में से 11 गया तो कितना बचा जी, यहाँ पे 9 बचा, तो 9 का वर्ग कीजिएगा, यहाँ 12 का वर्ग बचा, क्या बचा 12 का वर्ग। आगे इसमें और करते हैं, चलिए क्या करें यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, उधर दूसरा पार्ट निकाल देंगे हम। V बराबर हो गया यहाँ पर क्या, V बराबर ये हो गया नौनीम कितना 81 हो गया, कितना हो गया नौनीम 81, और ये 12 का वर्ग करते हैं तो 144 हो गया, कितना हो गया 144, 144 और 81 दोनों को जोड़ दीजिएगा 4 1 5 8 4 12, और ये क्या हो गया आपका जी 225, कितना हो गया 225। तो v बराबर निकल के आया अंडर रूट 225, और ये जो होता है वर्ग किसका होता है जी, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, ऐसे करके चलते जाएं तो ये किसका वर्गमूल होता है। अब 255 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 15 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 15, ठीक है, कितना निकलता है 15। तो वहां पर परिणामी जो विभवांतर है वो v बराबर कितना होगा 15 होगा, कितना होगा v बराबर 15। आप नीचे जब रिजल्ट लिखेंगे तब बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ पर एक आंसर तो हो गया आपका v बराबर 15, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। इस फॉर्मूले का आप यूज कर रहे थे, ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे आप अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है, अंग्रेजी में लिखिएगा, इंप्रेशन मारिएगा, स्टाइल झाड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ये करिएगा यहाँ पे। फिर नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, नाउ अब क्या है बाय यूजिंग, अरे क्या लिखे है ये यूजिंग की जगह बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। अब वही लिखिएगा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं हम, फाई बराबर होता है VL माइनस VC, फाई बराबर क्या होता है VL माइनस VC, VL में से VC घटाओ, और अगर इसमें हम किसका डिवाइड करते हैं VR का डिवाइड करते हैं तो क्या निकल आता है, धारा और विभवांतर के मध्य में जो परिणामी विभवांतर है उसके मध्य में कालांतर निकल आता है। तो फाई बराबर ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि VL माइनस VC बट्टे क्या होता है VR होता है, ठीक है। चलिए फाई बराबर VL माइनस VC बट्टे VR हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब VL का वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 है, VC का वैल्यू कितना है 11 है, VR का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिएगा 12। तो ये फाई बराबर कितना हो गया, ये होता है 10 फाई के बराबर, किसके बराबर होता है 10 फाई होता है, ठीक है, सॉरी वो गलत हो गया था, क्या होता है ये 10 फाई। अब 20 में से क्या तो 9, और ये कितना हो गया आपका 12, डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे हो गया 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो ये 10 फाई बराबर कितना निकल के आया यहाँ पर 3/4। आपको वैल्यू किसका निकालना था, इतना भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू तो निकालना था किसका, फाई का। तो फाई का वैल्यू निकालना है तो ये आपके सामने बना क्या 10 फाई बराबर 3/4, इतना ही तो बना ना। तो फाई बराबर कितना हो गया, इस 10 को हम इधर ले जाते हैं तो इनवर्स लगा देते हैं, 10 इनवर्स 3/4, बस कुछ नहीं करना होता। 10 यहाँ पे क्या है एक माइनस की पावर चढ़ा के ऐसे लिख देते हैं, तो ये जो 10 है इधर पहुंच जाता है, साइन होता तो साइन पहुंच जाता, कॉस होता कॉस पहुंच जाता, ठीक है। तो फाई बराबर हो गया 10 इनवर्स 3/4। इसका मतलब है कि 10 में आप देखिएगा कि 3/4 जो है वो किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कितने का होता है 46 डिग्री, जितने का भी होता होगा वो वहां पे क्या है आपको पता करना है, ठीक है। तो फाई बराबर कितना हो गया 10 इनवर्स 3/4। आप आंसर को क्वेश्चन में बंद कर देंगे। लास्ट में आकर आप क्या लिखेंगे, नीचे सबसे आप हिंदी में ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः इस परपथ में परिणामी विभवांतर बराबर 15 वोल्ट लिखेंगे, ऐसे करके हिंदी में परिणामी विभवांतर बराबर क्या हो गया इसमें 15 वोल्ट, तथा धारा तथा विभवांतर के मध्य कालांतर कितना है यहाँ पर फाई बराबर 10 इनवर्स 3/4। सबसे लास्ट में ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, हाईलाइट हो जाएगा, टीचर यहाँ पे नजर डालेगा, थोड़ी सी यहाँ डालेगा कि आपने फॉर्मूले सही लगाए हैं, बाकी रिजल्ट पे डालेगा, कैलकुलेशन में कहीं एरर है, गलत हो गया सवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यूपी बोर्ड के अनुसार क्या है कुछ तो नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे कट जाएंगे, नहीं, मैं कहता हूं कि उसमें 75% मार्क्स आपको देंगे, और हो सकता है टीचर अगर ठीक ठाक है तो क्या है आपको ज्यादा नंबर देगा, देखा ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आप इसे नोट कीजिएगा, और यहाँ पे इस सवाल को क्या है आप करना सीख गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने कि यहाँ एक नया सवाल फिर से लेके हैं कि उसमें क्या है
एक एलसीआर परपथ के बीच, एक एलसीआर परपथ है उसके सिरों के बीच क्या कर दिया गया है, 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। एक प्रत्यावर्ती क्या है, परपथ है और उस पर क्या लगा दिया गया है, 100 वोल्ट का क्या लगाया गया है, उस पर एक प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। ठीक है, परपथ में प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर 20 ओम, उसमें जो परपथ लगाया गया है जिसपे 100 वोल्ट का वो लगाया गया है, उस परपथ में प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर कितना है, 20 ओम है, और धारकीय प्रतिघात XC बराबर कितना है, 20 ओम है, तथा ओमीय प्रतिरोध R बराबर कितना है, उसमें 5 ओम है। ठीक है, तीनों चीजें दी गई हैं इसमें। एक तो प्रेरकीय प्रतिघात के बारे में बताया गया है कि 20 ओम है, धारकीय प्रतिघात बताया गया है 20 ओम है, तथा फिर बताया गया है ओमीय प्रतिरोध जो है वो कितना है, 5 ओम है। तो ज्ञात कीजिए, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ज्ञात करनी है, ये चीज जो है इसमें लिखाई गई है। तो ज्ञात कीजिए परपथ की प्रतिबाधा L, C, R के सिरों पर विभवांतर, क्या क्या, दूसरा परपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, नंबर दूसरा L, C, R के सिरों पर क्या करना है, विभवांतर। एक तो परपथ की पूरे की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, और फिर दूसरा नंबर पे हमें क्या ज्ञात करना है, L यानी कुंडली, C यानी संधारित्र, R मतलब प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग जो विभवांतर है वो कितना है, ये आप ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें हमें ज्ञात करनी है क्या, परपथ की प्रतिबाधा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, सबसे पहले आप गिवन है हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। गिवन है क्या क्या, XL बराबर दिया है हमें कितना, 20 ओम, XL बराबर कितना, 20 ओम, XC बराबर हमें कितना दिया गया है, 20 ओम, और साथ ही हमें R बराबर दिया गया है कितना, इसमें वो दिया गया है 5 ओम। तो आपको क्या ज्ञात करना है, Z बराबर ज्ञात करना है कि Z बराबर क्या है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम बाद में ज्ञात करेंगे एलसीआर के सिरों पर विभवांतर, लेकिन फिलहाल हम Z बराबर ज्ञात कर रहे हैं। ये Z क्या है, परपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, क्या है ये, परपथ की प्रतिबाधा है। ठीक है, परपथ की प्रतिबाधा। तो परपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो हम जब एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट, इन सारे सर्किटों को पढ़ रहे थे, इन परपथों को जब हम पढ़ रहे थे, तो हम क्या सीख रहे थे, क्या सूत्र निकाल के ला रहे थे, हम निकाल के ला रहे थे वो था आपके परपथ की प्रतिबाधा और परिणामी विभवांतर और धारा के बीच का अंतर। तो एलसीआर परपथ में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो परपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर, वो कितनी होती है, वो होती है √XL माइनस XC का वर्ग और प्लस क्या, यहां पर R का वर्ग। यही पढ़ा होगा, यही है, याद कीजिए। नहीं पढ़ा तो सर्किट पे जाइए, एलसीआर परपथ को दोबारा से रिवाइज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि XL माइनस XC का वर्ग था और R का क्या था, वर्ग था, और ये बराबर किसके था, Z के था। ठीक है, पिछले सवाल में जो हमने बात की है वो विभवांतर के पदों में था, बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पर L वाला लगता है या C वाला, यहाँ पर XL कर दिया है, पहले क्या था, यहाँ पर BL था। अगर विभवांतर की पोजीशन में है तो यहाँ परिणामी विभवांतर निकलता है, तो यहाँ विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रतिबाधा की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, यहाँ पर फिर प्रतिघात लगाए जाते हैं, प्रतिरोध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पर वैल्यू करिएगा, XL बराबर यहाँ पर कितना, 20, XL बराबर कितना, 20, और XC बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, XL बराबर क्या हो गया, 20, और XC बराबर कितना हो गया, 20, और R का क्या हो गया, यहाँ पर वर्ग कर दिया। ठीक है, R की जगह पे वैल्यू रख दीजिए कितना, 5। ठीक है, 5 का वर्ग। अब मुझे ये बताइए कि 20 में से 20 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, क्या बचा, 0, और ये 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। तो Z बराबर यहाँ पर कितना निकलेगा, 25 और 0 25 होंगे, 25 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5 ओम निकलेगा। कितना, Z बराबर 5 ओम। Z को हम क्या कहते हैं, परपथ की प्रतिबाधा, इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है, हम बहुत सिखा चुके हैं। एक चीज देखी आपने, यहाँ पे कुछ समझ आया, अगर पढ़े हो अच्छे से, अगर देखा है तो समझ में जरूर आया होगा। क्या समझ में आया होगा कि यहाँ पर XL और XC दोनों के वैल्यू कैसे हैं, बराबर हैं। जब XL और XC दोनों के वैल्यू बराबर होते हैं, यानी कि XL बराबर होता है किसके, XC के, तो ये परपथ किस पोजीशन में होता है, उसको क्या कहते हैं, हम उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। क्या कहा जाता है, अनुनाद की स्थिति। तो ये वाली जो कंडीशन है किसकी है, अनुनाद की है। ये जो परपथ है ये किस स्थिति में है, अनुनाद की स्थिति में है। ठीक है, जिसका परिणामी विभवांतर, जो परिणामी प्रतिरोध है, केवल किसके बराबर रह जाता है, प्रतिरोध के बराबर रह जाता है। ठीक है, किसके बराबर रह जाएगा, प्रतिरोध के बराबर रह जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि अब आपने Z तो निकाल लिया, दूसरा निकालना है आपको L, C और R के सिरों पर विभवांतर। L, C और R यानी कि इस कुंडली, इन पर तीनों पर अलग अलग विभवांतर निकालना है। तो आपको निकालना है VL, ये क्या हो गया आपका कुंडली के सिरों पर विभवांतर। V बराबर ओम के नियम से, VL बराबर आपको फाइंड करना है ओम के नियम से,
ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू क्या होता है, R। तब लगाया जाता है जब ये शुद्ध ओमीय प्रतिरोध है। अगर ये प्रतिरोध कुंडली के कारण है तो उसे एक्सएल कहते हैं, और अगर इसमें प्रतिरोध किसके कारण है, संधारित्र के कारण है, संधारित्र की बात कर रहे हैं तो उसे एक्ससी कहते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कुंडली की। तो इसलिए ओम के नियम के अनुसार तो होता है V बराबर आई आर, इसलिए BL बराबर क्या होगा, I इंटू आर की जगह पर आप क्या लगाएंगे, एक्सएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सएल। तो BL निकल आएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि एक्सएल की तो वैल्यू आपको दी है 20, लेकिन आई की वैल्यू आपको नहीं पता है। आई की वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, जब हम इस सवाल को करते करते जा रहे हैं और हम यहां पे आके फंस गए कि आई की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो जब आई की वैल्यू आपको नहीं पता है तो इसका मतलब इस यहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। परिपथ में 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। तो इस सवाल में हमें एक और चीज दी गई थी, क्या, V बराबर परिणामी विभवांतर कितना दिया गया था, 100 वोल्ट दिया गया था। कितना दिया गया था, 100 वोल्ट। अब V बराबर आई आर से आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें R यानी कि उस पर V बराबर कितना दिया गया है, 100 वोल्ट लग रहा है उसमें, और उस परिपथ का प्रतिरोध, ये R क्या होता है, परिपथ का प्रतिरोध होता है। जरूरी नहीं कि ये ओम के कारण हो सकता है ये प्रतिबाधा हो। तो इस नियम के अनुसार अगर आप I की बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर, यानी कि विभवांतर को ऊपर रखो, प्रतिरोध को नीचे रखो। प्रतिरोध इस वाले ये जो परिपथ है इसका प्रतिरोध कितना निकल के आया है, Z बराबर 5 ओम। तो यहां पे याद रखिएगा I बराबर क्या होगा, V बटे Z होगा। I बराबर क्या होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR है ये पूरा, तो इसमें V बटे क्या होता है, Z। Z क्या है यहाँ पर, परिपथ की प्रतिबाधा, जिसे प्रतिरोध की जगह रखा गया है, क्योंकि ये भी एक प्रतिरोध ही है, बस R से नहीं दिखाते क्योंकि ये कुंडली और संधारित्र इन सारी चीजों के कारण है। जहां Z बराबर क्या है, जहां Z परिपथ की प्रतिबाधा है, जहां Z क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आती है। ये Z क्या है, यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा है। तो Z क्या हो गया, यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा हो गई। I बराबर V का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, V का वैल्यू कितना है, 100 है। V का वैल्यू कितना, 100। Z का वैल्यू आप कितना निकाल के लाए हैं, यहाँ पे 5 से कट कर दीजिएगा, कितना निकल आया, 20। तो I बराबर कितना निकल के आया, यहाँ पे 20 एम्पियर निकल के आया। कितना निकल के आया, 20 एम्पियर। अब मैंने बता रखा है आपको V बराबर होता है I इंटू आर, तो VL बराबर क्या होगा, ये IXL होता है। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, क्योंकि ये R की जगह XL लगा देते हैं। तो इसका मान निकालना, I का वैल्यू कितना है, 20 है। XL का वैल्यू कितना है, यहां से देखिएगा 20 है दोनों का। जिसका I का वैल्यू भी कितना है, यहाँ पे 20 देखा आपने, और XL का वैल्यू भी कितना देख रहे हैं, 20। तो 20 कितने होते हैं, ये होते हैं 400। तो यहाँ पर ये कितना है, 400 वोल्ट है। ये कितना है, 400 वोल्ट। सही है। अब आ जाते हैं किस पे, अगर आप निकालना चाह रहे हैं क्या, VC, क्या निकालना चाह रहे हैं, VC। ये होता है आपका IXC। कितना होता है ये, V बराबर होता है IXC। जब IXC है तो यहां पर क्या चीज हो जाएगी, ये फिर ये होता है IXC। तो I का वैल्यू कितना है, 20 है। XC का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, ये भी 20 है। तो ये 20 कितना हो गया, 400 वोल्ट हो गया। यानी दोनों पर कितना होगा, 400 वोल्ट का विभवांतर। अगर आप VR निकालना चाहते हैं तो यहां पर आप I लिखेंगे, और यहां पर डायरेक्ट क्या लिखा जाता है, R, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है किस पर है, शुद्ध प्रतिरोध पर है। तो I कितना, 20 है। R का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिएगा 5 है। तो 5 लगा देते हैं, और 20 पंजे 50 होते हैं, 100 होते हैं। कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो कितना यहाँ पे, वोल्ट, कितना, 100 वोल्ट विभवांतर होगा। कितना होगा, 100 वोल्ट विभवांतर होगा। तो इस तरीके से क्या है, हम पूरे सवाल को जो है समझ गए हैं अच्छे से। इसको क्या है, अभी नोट किया जाए। चलिए एक और नया सवाल अब हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, श्रेणी LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा के मान क्रमशः निम्न हैं। एक LCR परिपथ है, श्रेणी LCR परिपथ, और उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं जो धारा है उसके मान क्या है, इन दो समीकरणों से प्रदर्शित किए गए हैं। एक ये समीकरण और एक कौन सा समीकरण, ये वाला समीकरण। इन दोनों समीकरणों से क्या है, इसको प्रदर्शित किया गया है। तो फिर आगे की बात की जा रही है कि इसमें यदि प्रतिरोध का मान 40 ओम हो तो ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या है, यदि प्रतिरोध का मान जो है वो कितना हो, अगर 40 ओम हो तो ज्ञात कीजिएगा। क्या क्या ज्ञात करना है आपको इसमें, एक तो प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, प्रतिघात ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, विद्युत वाहक बल एवं धारा में कलांतर, और नंबर यहाँ पर ज्ञात करना है परिपथ की
प्रवेश्यता क्या ज्ञात करनी है, लास्ट में परिपथ की प्रवेश्यता ज्ञात करनी है। साथ ही साथ समझते जाएंगे, जो चीजें नहीं जानते बाकी चीजों को क्या है हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिघात, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना इसे। तो गिवन है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से आप क्या कीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा कि आपको क्या क्या इनमें दिया गया है। देखो ये समीकरण जो होते हैं, इस वाले समीकरण की जो तुलना है की जाएगी ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी से। किससे, ये ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसे हम क्या कहते थे, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर वो वी नहीं है, बल्कि वी की जगह क्या बनाया गया है, ई बनाया गया है। क्या बनाया गया है, ई। तो वी की जगह पर क्या है, ये ई है। सेम वैसे ही यहाँ पर आप आई बराबर क्या समीकरण पढ़े हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिससे अब ये क्या, अब ये क्या निकलने वाला है, इससे क्या क्या चीजें, देखो तुलना कीजिएगा इन दोनों इस समीकरण की इससे। तो ई नॉट बराबर वैल्यू पता चल गया आपको, ई नॉट बराबर कितना है, यहाँ पर 300 है। कितना है, 300। यहां से आपको पता चल रहा है इस समीकरण की तुलना करने पे आई की जगह आई है, तो आई नॉट कितना है, यहाँ पर 6 है। इसे वोल्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वोल्टेज है, और ये क्या हो गई, धारा होगी आपकी कितनी, 6 एम्पीयर। ठीक है, अब बात ये आती है कि और क्या देखा है इसमें, ओमेगा टी इसमें दिख रहा है, इसमें 100 टी दिख रहा है, इसमें भी ओमेगा टी की जगह पर क्या दिख रहा है, 100 टी। इधर क्या है, फाई है जो कलांतर है, तो ओमेगा की बराबर आपको क्या दिखाई दे गया है, यहाँ पर 100 दिख गया है। कितना दिख गया है, 100। ठीक है, इतनी सारी चीजें, इन तीन चीजों से क्या करना है हमें, आगे के सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, तो Z बराबर ज्ञात करना है हमें। Z परिपथ की जो प्रतिबाधा है ये क्या होती है, एक तरीके का प्रतिरोध ही है, और ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR, यानी कि धारा, और क्या होता है, प्रतिरोध। तो अगर प्रतिरोध निकाले तो V ऊपर होना चाहिए, धारा कहां होनी चाहिए, नीचे, यानी वोल्टेज ऊपर धारा नीचे होगी। तो ये किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है ओम के नियम के अनुसार। तो ये क्या है, प्रत्यावर्ती परपथ है। तो प्रत्यावर्ती परपथ में आप Z का वैल्यू निकालेंगे, तो ई नॉट कहां पे रखिएगा, ऊपर, यानी वोल्टेज ऊपर रख दिया, और आई नॉट कहां पे रख दीजिएगा, नीचे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो परपथ की क्या निकल आएगी, प्रतिबाधा, क्योंकि ये क्या है, किसकी जगह पर, V की जगह पर, ये किसकी जगह पर है, I की जगह पर, और ये बराबर होता है किसके, R के, जो कि क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है। मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं। तो ई नॉट बराबर ये कितना हो गया आपका, 300 हो गया। आई नॉट बराबर कितना हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, और 56 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, 56 कितने हो गए, 30। तो Z बराबर यहाँ पर कितना निकल के आया, 50 ओम, क्योंकि प्रतिबाधा का जो मात्रक है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर परपथ की जो प्रतिबाधा है वो कितनी निकल के आई है, आपकी 50 ओम निकल आई है। पहला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, इसे प्रतिबाधा को निकाल चुके हैं। अब आती है प्रतिघात की बात। प्रतिघात क्या होता है, आप जानते हैं Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट XL माइनस XC का वर्ग, और प्लस क्या होता है, R का वर्ग। इसमें XL और XC यही तो प्रतिघात है। XL और XC जो है ये क्या है, प्रतिघात है, जिनका क्या किया गया है, यहाँ पर डिफरेंस किया जाता है, अंतर किया जाता है। यानी कि इस प्रेरकीय प्रतिघात और धारकीय प्रतिघात का अंतर जो बचता है वो टोटल प्रतिघात होता है। वो क्या होता है, टोटल प्रतिघात। तो आपको क्या फाइंड करना है, XL डिफरेंस XC ज्ञात करना है कि जो अंतर आएगा वो कितना है। तो XL डिफरेंस XC का वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, खाली प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल प्रतिघात है ये। एक्सएल धारकीय प्रतिघात, सॉरी ये प्रेरकीय प्रतिघात होता है, और एक्ससी क्या होता है, धारकीय प्रतिघात होता है। तो ये चीजें थी, और ये चीजें हमने क्या है इस तरीके से यहाँ पर कर दी। ठीक है, जेड बराबर हो गया यहाँ पर अंडर रूट एक्सएल माइनस, जेड का मान रखिएगा कितना, 50। ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही मान भी रख देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, 50, इधर क्या कर दें हम, 50 का वर्ग कर दें, जेड की जगह 50 रख दिया हमने। ठीक है, इधर से ये वर्ग की वजह से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है कोष्टक वाले का। और आर की जगह पर आपको बताया था कि यदि प्रतिरोध का मान कितना हो, 40, तो आर बराबर यहाँ दिया था हमें 40 ओम। कितना दिया था, आर बराबर 40 ओम। तो यहाँ पर 40 का क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इस 40 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो हम इसको कहां ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो 50 का क्या हो गया वर्ग, और इधर क्या हो गया 40 का
वर्ग हो गया और बराबर क्या हो गया एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। ठीक है, आइए इनके वर्ग कर लेते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 2 जीरो लगा देते हैं क्योंकि वर्ग चल रहा है। 4 चौक कितने होते हैं 16, 2 जीरो लगा देते हैं पीछे क्योंकि वर्ग चल रहा है। इस जीरो के 2 जीरो बन जाएंगे और 5 का वर्ग हमने अलग कर दिया। 5 का वर्ग 25, 2 जीरो वर्ग की वजह से 4 का वर्ग कर दिया और पीछे 2 जीरो लगा दी, वर्ग हो गए बराबर एक्सएल डिफरेंस क्या हो गया एक्ससी। ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना आप कि यहाँ पर आप क्या है 50 में से 40 घटा के 10 बचा के 10 का वर्ग कर दो, ऐसे नहीं होता है ये। पहले इसका वर्ग करना है क्योंकि बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार पहले हम क्या है कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद की बातें हैं जो हम उसमें क्या है डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले कोष्टक हल किया है, इसके बाद इनका क्या करेंगे डिफरेंस। तो कितना बचता है 900 बचता है। ये हो गया आपका एक्सएल डिफरेंस क्या एक्ससी का वर्ग। ठीक है, तो ये डिफरेंस। अब इधर क्या चल रहा है वर्ग चल रहा है, तो अगर ये वर्ग हमें हटाना है तो वर्गमूल चढ़ाना होगा 900 पर। तो 900 का क्या कर दिया हमने वर्गमूल कर दिया। ये हो गया आपका एक्सएल डिफरेंस क्या एक्ससी। 900 का जो वर्गमूल होता है आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। तो एक्सएल डिफरेंस एक्ससी जो है वो कितना निकल के आया आपका 30। तो प्रतिघात बराबर इसमें कितना निकल के आया 30 और प्रतिघात का मात्रक भी क्या होता है जी आपका वो होता है ओम। तो ये निकल के आया आपका 30 ओम। ठीक है, उस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है 50 ओम और इसका जो ये है वो कितना है 30 ओम है। ठीक है, आगे चीजें और समझते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है। आगे आते हैं विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। आपको ज्ञात करना है क्या फाइंड करना है एफ यानी कि आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको आवृत्ति। आवृत्ति आपको किस में मिलेगी आवृत्ति ओमेगा में मिलेगी। किस में मिलेगी ओमेगा में। आप जानते हैं क्या जानते हैं जी बताओ मुझे। वी नो दैट क्या जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, जहां एफ बराबर क्या होती है उसकी जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी क्या होगी ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा बराबर लगाइएगा, यहाँ पर ओमेगा बराबर कितना दिया है 100 दिया हुआ है। ओमेगा बराबर 100 है और ये हो गया आपका 2 पाई एफ। सीधा कर लेते हैं इसको 2 पाई एफ बराबर कितना 100। एफ का वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो गया 100 बट्टे 2 पाई 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो गया आपका 50। ठीक है, तो एफ बराबर कितना निकल के आया 50 बट्टे पाई। अब आप ज्यादा अगर दिमाग अपना लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पाई का वैल्यू लगा सकते हैं। पाई बराबर कितना होता है 22 बट्टे 7 लगा दीजिए या फिर 3.14 लगा दीजिए। और अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी क्या है ये सही है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन आप नहीं बढ़ाना चाह रहे तो यहाँ पर भी ठीक है। तो आपने क्या कर लिया यहाँ पे ये भी निकाल लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। नेक्स्ट विद्युत वाहक बल एवं धारा में कलांतर। यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल में और किसमें धारा में कलांतर निकालना होगा। ठीक है, तो कलांतर जो होता है वो क्या होता है विद्युत वाहक बल और कलांतर यानी वोल्टेज जो परिणामी वोल्टेज है उसमें और धारा में कलांतर। तो कलांतर जो है हम बता रहे थे tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्ससी। क्या होता है ये एक्सएल माइनस एक्ससी और बट्टे क्या आर, यानी कि ऊपर प्रतिघात नीचे प्रतिरोध। ऊपर क्या होता है प्रतिघात और नीचे क्या होता है प्रतिरोध। एक्सएल माइनस एक्ससी बट्टे आर। ये आप एक जगह पर और नोट कर देना, मैं बता नहीं पाया हूं वहां पर। जब आप एलसीआर परिपथ में पढ़ाया था तो उस वीडियो में मैं प्रतिबाधा तक ही उसे रोक दिया था। अगर हम उसमें परिपथ में जो परिणामी विभवांतर है और धारा के बीच कलांतर कितना होता है तो वो होता है tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी बट्टे आर। ये सूत्र वहां जोड़ देना है और आपको याद भी रखना है, कुछ नहीं है। आप पिछले सवाल में क्या है VL माइनस क्या है VC बट्टे VR पढ़ के आए थे। अब VL बराबर क्या होता है IXL होता है, VC बराबर होता है IXC। क्या होता है IXC और VR बराबर होता है I इंटू R। यहां से I कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में से तो क्या बचेगा XL माइनस XC और नीचे क्या बचेगा R बचेगा। I है, I से I खत्म। तो यही सूत्र बन के आ जाता है। क्या बन के आ जाएगा यही सूत्र बन के आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र बन के आ जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये क्या होता है इसके बीच में कलांतर होता है। तो tan फाई बराबर अब मान रखिएगा XL माइनस XC का वैल्यू आप यहां देख रहे हैं ना कितना निकाला है 30 निकाला है। सवाल में कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसको बेकार में बंद निकलवाया गया हो दिया हो, क्रम वाइज होती है सारी चीजें। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया 30 हो गया। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए, आर का वैल्यू है आपका 40। कितना है 40 है। ठीक है, इससे इसको क्या कर दीजिए काट दीजिए। फिर tan फाई बराबर कितना बचा यहाँ पर 3/4 बचा। कितना बचा 3/4। फाई बराबर कितना बचा 3/4 बचा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद
जब ये 3/4 बचा तो आप क्या करते हैं, फिर यहाँ पर फाई का वैल्यू निकालना था ना आपको, तो इसको क्या करिए, 10 को इधर लिखिएगा और यहाँ पर -1 चढ़ाइए। समझ लीजिए कि 10 कहाँ नीचे गया, नीचे से ऊपर लाते हैं पावर माइनस की हो जाती है, तो क्या हो गया, 10 इनवर्स 3/4 हो गया। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 इनवर्स 3/4 हो गया। ठीक है, विद्युत वाहक बल व धारा में कलांतर निकाल चुके हैं आप। फाई बराबर 10 इनवर्स 3/4, जो कि कहां पे लिखा जाना था, यहाँ पे। ठीक है, अब आता है परिपथ की प्रवेश्यता। परिपथ की प्रवेश्यता क्या होती है, आप इसे नोट करके लिखें। क्या लिखेंगे, नोट करके, कि प्रतिबाधा के, जो परिपथ की प्रतिबाधा होती है उसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है, परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका उल्टा क्या होता है, उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब 1/, क्या करना होगा आपको, प्रतिबाधा करनी होगी, वो क्या कहलाएगी, प्रवेश्यता। तो उसे क्या कहेंगे, प्रवेश्यता कहते हैं। ठीक है, तो प्रवेश्यता बराबर क्या होती है, प्रवेश्यता बराबर होती है 1/, प्रतिबाधा। क्या होती है, 1/, प्रतिबाधा। ठीक है, तो हम यहां पर से परिभाषा बनाते हैं कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को परिपथ की प्रवेश्यता कहा जाता है। अगर आ भी जाए लिखवावे, या फिर नहीं भी लिखवाता तो आप नोट करके, एलसीआर परिपथ आता है तो वहां कर देंगे या बाद में बता देंगे। प्रवेश्यता 1/, प्रतिबाधा, यानी कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। तो प्रवेश्यता बराबर यहाँ पर कितनी होगी, फिर उसकी प्रवेश्यता 1/, प्रतिबाधा का वैल्यू आप कितना निकालते हैं, 50 निकालते हैं, तो वो निकल के आएगी आपकी कितनी, 1/50। आप आगे सॉल्व करें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाह रहे तो नहीं कर सकते हैं। यहां तक का कार्य क्या है, नोट किया जाए। इससे एक और सवाल की बात है, यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रेरकत्व व धारिता कि सिरों पर कुल विभवांतर 220 वोल्ट है। एक श्रेणी क्या है, एलसी परिपथ है, क्योंकि इसमें क्या है, एल है और क्या है, इसमें सी है, तो ये एलसी परिपथ हो गया। जुड़े प्रेरकत्व व धारिता के सिरों पर कुल विभवांतर 220 वोल्ट है। इनके प्रतिघात क्रमशः 75 ओम व 35 ओम है। इनके प्रतिघात कितने हैं, 75 ओम है एक का, और दूसरे का कितना है, 35 ओम है। तो प्रेरकत्व व धारिता के सिरों पर क्या करिएगा, विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रेरकत्व उसके अंदर जो है, और जो धारिता है, संधारित्र है, उसके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। जबकि उनके प्रतिघात क्या है, दिए गए हैं। ये किसके लिए है, प्रेरकत्व के लिए है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे धारिता है, तो ये धारिता के लिए है, क्योंकि क्रमशः लिखा हुआ है, गिवन है। और क्या क्या चीजें हैं, सवाल आप पढ़ लें और फिर निकालते हैं इसको। गिवन क्या क्या है इसमें, देखिएगा इसमें जो दिया गया है उन चीजों को समझ लेते हैं। इसमें एक तो दिया गया है आपके लिए क्या, इसमें टोटल भी दिया गया है, कितना है, 220 वोल्ट, यानी कि टोटल विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट है। और इसमें जो प्रतिघात हैं वो कितने हैं, इनके प्रतिघात, यानी एक्सएल बराबर तो है 75 ओम, और दूसरा ये वाला कितना है, एक्ससी बराबर है कितना, 35 ओम। ठीक है, तो क्या करें फिर, तो ज्ञात कीजिएगा वीएल कितना है और वीसी कितना है, ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, अब इन चीजों को VL और VC को अगर आपको ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, आप VL को बड़ी आसानी से ज्ञात कर देंगे IXL करके। क्या करके, IXL करके, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। लेकिन बात यह है कि इसमें I नहीं दिया गया है, सवाल में क्या नहीं दिया गया, I नहीं दिया गया, तो आप I निकालिएगा पहले। तो क्या करिएगा, पहले I करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, I निकालिएगा। तो I निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। ये पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकाली जाएगी, तो R की जगह पर आप क्या लगाएंगे, परिपथ की प्रतिबाधा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा, V/Z होगा। I बराबर क्या होगा, V/Z। सवाल में Z भी नहीं दिया गया है, तो आप क्या करिए, पहले Z को निकालिए। आप किसको निकालिए, Z को। यही तो सवालों का खेल है, ये नहीं दिया तो इसको निकालो, इसको निकालो, इसमें निकाल इसको निकाल दो, कुछ समझ नहीं आया। चलो, Z बराबर एलसी परिपथ है। कैसा परिपथ है, एलसी। तो एक्सएल माइनस क्या करना है आपको, एक्ससी करना है। ठीक है, और इस क्या होता है, Z बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी, यही तो होता है। ठीक है, तो एक्सएल माइनस क्या हो गया आपका, एक्ससी हो गया। ठीक है, तो Z बराबर एक्सएल माइनस कितना, एक्ससी। अच्छा, Z बराबर कितना होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। अब क्या करें, एक्सएल का वैल्यू लगाइएगा यहाँ पे, एक्सएल का वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 75, और 75 एक्ससी का वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 35। सही है, यहां तक समझ में आया। तो Z बराबर क्या हो गया आपका, Z का जो वैल्यू है यहां से घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आने वाला है, यहां से वो निकल के आने वाला है,
40 कितना, सॉरी वो 75, 75 यहाँ पे वर्ग होता है, यहाँ पे क्या होता है वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग होता है तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जेड बराबर निकल के आएगा आपका कितना 40, जेड बराबर कितना निकल आया 40 निकल आया, ठीक है। तो यहां से आपने क्या कर लिया, एक्सएल माइनस एक्ससी करके 40 निकाल लिया। आगे की चीजें देखते हैं, आपको निकालना है आई, तो आई बराबर क्या होगा वी बट्टे जेड होगा। आई बराबर वी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 220, वी का वैल्यू कितना होगा 220, जेड का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, जेड का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना 40, जीरो से जीरो को कट कर दीजिएगा, आई बराबर कितना हो गया यहाँ पे, आई बराबर 22 बटे 4, 4 का डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ गई, 4 पंजे 20, कितना आया 5.5। तो आई बराबर है यहाँ पर आपका वैल्यू 5.5। अब आप निकाल सकते हैं क्या VLV और VCV, क्योंकि VL बराबर क्या होता है IXL होता है, VL बराबर क्या होगा IXL, तो VL बराबर निकालना है तो I का वैल्यू रखिए 5.5 और XL का वैल्यू जो है वो कितना है 75 है, वो कितना है 75, ठीक है। तो VL बराबर 5.5 और गुणा कितना करना है आपके लिए 75 करना है, तो आपका जो VL का वैल्यू होगा वो कितना होगा, VL का वैल्यू कितना निकालेंगे आप बताइएगा, नहीं तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। तो 55 में कितने का गुणा कर दीजिएगा 75 में गुणा कर दीजिएगा, तो 55 25 हो गया, ठीक है, 2 55 25 और 2 कितना हो गया 27, 7 पन्ना कितना हो गया 35, 3 हासिल का बचा, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितने हो गए ये 38 हो गए, 5 7 और 5 12, 1 8 और 2 10 और 1 कितना 11 और 1 यानी कि ऐसा हो गया पॉइंट एक स्थान बांटता तो 412.5 हो गया, कितना हो गया 412.5। भूल चूक लेनी देनी अगर गलत है तो बता दीजिए, आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ऐसे ही VC बराबर करना है आपको I इंटू XC, VC बराबर I XC करेंगे तो I का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5.5 है और XC का वैल्यू कितना है यहाँ पर 35 है, यहाँ पर कितना है वो 35 है। तो आइए गुणा कर लेते हैं, 35 का गुणा करते हैं किसमें 5.5 में, ठीक है, 35 का गुणा कितने में करते हैं 5.5 में, तो 55 कितना हो गया 25 5 या 15, 55 25 5 या 15 और ये दो कितना हो गया 17 और 55 25 और 5 या 15 और ये हो गया 17, ठीक है, 5 7 और 5 कितना 12 हो गया, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 कितना 9 और ये हो गया आपका 192.5। तो VC बराबर कितना हो गया 192.5 वोल्ट। तो उन पर जो अलग अलग विभवांतर हैं VC बराबर VL बराबर, तो वो आपने क्या कर लिए फाइंड कर लिए। इस तरीके से क्या है इन सवालों को किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, आराम से रिलैक्स होकर नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है और समझें, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल जो कि इसमें है कि एक एलसी परपथ अनुनाद की स्थिति में C बराबर 1 माइक्रोफैराड तथा L बराबर 0.25 हेनरी है, तो परपथ में दोलन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए और परपथ का ओमीय प्रतिरोध कैसा है, नगण्य है। ठीक है, एक एलसी परपथ है और उसके अनुनाद की स्थिति में है वो C बराबर 1 माइक्रोफैराड, L बराबर इतना, तो उसकी क्या करना है आपको, तो उस दोलन की आवृत्ति ज्ञात करनी है। परपथ का ओमीय प्रतिरोध कैसा है, नगण्य है, बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। उसमें तो गिवन है यहाँ पे जो जो चीजें दी गई हैं उनको फटाफट से लिख लेते हैं। तो C बराबर यहाँ पे दिया गया है 1 माइक्रोफैराड, क्या दिया गया है 1 माइक्रोफैराड और L बराबर दिया गया है 0.25 हेनरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो क्या करें फिर यहाँ पर हम जो है F बराबर ज्ञात करते हैं, 1 क्या होता है ये 2 पाई, ठीक है, क्या होता है ये 1/2 पाई और यहाँ पर होता है 1/√LC। यही था ना अनुनादी स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी का सूत्र था, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, जो भी है जो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर क्या है 1/2 गुणा पाई का वैल्यू कितना हो गया है यहाँ पर आप रख दीजिएगा 22/7 रख दीजिए, यहाँ पे कितना रख दीजिए 22/7 और 1/L का वैल्यू जो है आप रखिएगा यहाँ पर 0.25 और C का जो वैल्यू है वो रखिएगा 1 गुणा 10⁻⁶। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोफैराड है और माइक्रो को अगर आप चेंज करते हैं तो किसमें होता है वो 10⁻⁶ में होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया 7 ऊपर हो गया और 22 दूनी 44 कहाँ हो गया नीचे हो गया, ठीक है, ऐसे करके सही है। अब नीचे यहाँ पे 1 हो गया ऊपर, यहाँ देखो अब हमें क्या करना है, 1 पे तो जो वर्गमूल होता है उसका तो कोई मतलब नहीं, उसका तो कोई मतलब नहीं होता ना। अब वर्गमूल जो रह गया है वो किस पे रह गया है 0.25 पर, तो 0.5 की गुणा अगर 0.5 में कर देते हैं तो कितना आता है जी 0.25 आता है। तो इसका मतलब 0.25 का जो वर्गमूल है वो कितना है 0.5 है, कितना है 0.5 है। और यहाँ पर आपने क्या किया 1 गुणा 10⁻⁶ है, तो ये कितनी रह जाएगी पावर 10⁻³ रह जाएंगी, कितनी रह जाएंगी 10⁻³ रह जाती है, ठीक है।
F बराबर यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ 7 गुणा इस 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए तो 10 की पावर 3 किसकी हो गई, प्लस की हो गई। और इसमें अगर ऐसा कर देंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये आधा हो जाएगा, यानी कि 0.5 का गुणा 44 में करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, और जब इसमें हम क्या करेंगे, फिर हमें 7 है और नीचे क्या है 22, तो 7 में क्या करना है 22 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, जब पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे पॉइंट लगा लेंगे, सही है, क्या कर लेंगे पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। ठीक है, कितना हो गया 70, तो 22 दिया कितने होते हैं 66 होते हैं, कितने होते हैं 66, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचा, हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, तो 22 एकन कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम इतना करेंगे तो जो भी होगा हम 0.31 ही रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं ऐसे 0.318 आएगा, कितना आएगा वैसे ये F बराबर आएगा 0.318 गुणा 10 की पावर 3। अब पीछे क्या है 10 की पावर 3 है और पॉइंट भी कितने स्थान बाद लगा हुआ है 3 स्थान बाद, तो आप क्या करिएगा F बराबर जो है यहाँ पर लिखिएगा 318, क्या लिखिएगा 318, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 318 है, आप जो है इसको क्या है नोट कर लीजिए। आगे इस सवाल की चर्चा करते हैं। इस सवाल में क्या है, ये कह रहा है कि एक एलसीआर श्रेणी परपथ की अनुनादी आवृत्ति 600 हर्ट्ज है। एक एलसीआर श्रेणी परपथ जो है वो क्या है 600 हर्ट्ज का है और इस पर 575 हर्ट्ज एवं 625 हर्ट्ज, ठीक है, दो आवृत्तियां और दे रखी हैं। इन आवृत्तियों पर परपथ में धारा उसकी अनुनादी स्थिति से 1/√2 गुना रह जाती है। परपथ का विशेषता गुणांक Q ज्ञात कीजिए। यदि परपथ का ओमीय प्रतिरोध R बराबर 3 ओम है तब अनुनाद स्थिति में प्रेरकीय प्रतिघात और धारकीय प्रतिघात तथा धारिता व प्रेरकत्व, तो ये सारी चीजें क्या है आपको ज्ञात करनी है। सवाल को क्या है आप एक बार गौर से पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लिया आपने, क्या कर लिया पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दी गई है श्रेणी की अनुनादी आवृत्ति यानी कि FR जो है वो कितनी दी गई है 600 हर्ट्ज दी गई है, कितनी दी गई है 600 हर्ट्ज। और यहाँ पर दो आवृत्तियां और दी गई हैं, एक निम्न आवृत्ति होती है और एक कौन सी होती है उच्च आवृत्ति, यानी कि F1 बराबर यहाँ पर जो है वो कितना दिया गया है, यहाँ पर F1 यानी कि जो हाइयर आवृत्ति है वो कितनी है 625 है और F2 जो है वो कितनी है यहाँ पर आपकी 575 दी गई है, इतने इतने हर्ट्ज दी गई है। ठीक है, जो यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति है, इसको अनुनाद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, जब इसे रेजोनेंस कहा जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं अनुनाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे अनुनाद कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं और इसमें कहा गया है कि विशेषता गुणांक ज्ञात कीजिए और R बराबर इसमें दिया गया है क्या 3 ओम। ठीक है, तो विशेषता गुणांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया है कॉपी में, क्या है अनुनादी परपथ के पास में ही जाके आप लिखेंगे या फिर यहाँ पर अगर आप लिख लेंगे इसको तो क्या होगा, आप यहीं से इसे याद रखें कि जो इसका विशेषता गुणांक होता है वो होता है FR, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं Q से, F1 माइनस क्या हो गया यहाँ पर F2 हो गया। ठीक है, Q बराबर क्या हो गया FR F1 माइनस F2। ठीक है, इतनी सी बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो Q बराबर क्या हो गया, FR का वैल्यू यहाँ पर कितना है 600 है, F1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 625 है और यहाँ पर ये कितना है 575 है। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। Q बराबर 600, ये 625 और ये क्या हो गया 575। डिफरेंस कीजिएगा तो Q बराबर आप क्या पाएंगे, ये 625 और ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है ये 75 है, इसमें से क्या है इसको घटाएंगे तो कितना पाएंगे आप 50 पाएंगे, क्या पाएंगे 50, 50 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो Q बराबर क्या हो गया 5 30 होते हैं, ये 12 कितना होता है 12 पंजे 60, तो कितना एक 0 से 0 कट गया और 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो Q बराबर कितना निकल के आया है यहाँ पर 12 निकल के आया है, कितना निकल के आया है 12। विशेषता गुणांक, एक तो सूत्र ये होता है विशेषता गुणांक का, दूसरा सूत्र होता है Q बराबर XC बट्टे R, क्या होता है Q बराबर XC बट्टे R। इन दोनों फॉर्मूलेस का उपयोग करके हम इस सवाल को क्या है निकालने वाले हैं। तो Q बराबर XC का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, Q बराबर आप निकाल चुके हैं अभी अभी, कितना है ये 12 है, XC है, ठीक है, ये क्या है 12 है, ये क्या XC, ये क्या है R है। ठीक है, R का वैल्यू वहां पे दिया गया है कितना 3, तो 12 दूनी 24, 12 दी 36, तो XC बराबर कितना हो गया 36 हो गया, XC बराबर कितना हो गया 36 हो जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, ठीक है, देखो एक तो धारकीय प्रतिघात निकाल दिया आपने, XC क्या निकाल दिया धारकीय प्रतिघात निकाल दिया। अब आपको निकालना क्या है प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है, क्या निकालना है आपको प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि X यहाँ पे जो है
चलिए इसको आप जो है एक्सएल करिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा एक्सएल बटे आर, तो यहाँ पे एक्सएल बराबर कितना हो गया 36, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में, किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, ओके। अनुनाद की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है, स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक्सएल बराबर कितना होता है 36 होता है, कितना होता है एक्सएल बराबर 36 निकल के आया, ठीक है। लेकिन एक्सएल बराबर क्या होता है अनुनाद की स्थिति में, एक्ससी होता है, तो इसका मतलब एक्ससी के बराबर भी कितना निकल के आया 36 निकल के आया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा था, विशेषता गुणांक क्यू ज्ञात कर दिया हमने, और क्या कह रहा था, अनुनादी स्थिति में प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए, धारकीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए, तो दोनों निकल आए। तथा धारिता व प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिएगा, धारिता व प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जब धारिता और प्रेरकत्व का यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, हम जानते हैं क्या एक्सएल बराबर किसके होता है, एक्ससी के, एक्सएल बराबर किसके है, एक्ससी के, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, एक्सएल बराबर कितना, ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर कितना 36, ऐसे करते हैं, ठीक है। या फिर ये समझिए ऐसे कर दिया हमने। अब ओमेगा बराबर क्या होता है यहाँ पर 2 पाई एफ, कितना, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ इंटू क्या हो गया एल बराबर कितना हो गया 36। अब एल बराबर ये हो गया आपका 36 बट्टे 2 पाई एफ। अब आप इन सभी का क्या करिएगा, वैल्यू रखिएगा, तो 36 बट्टे यहाँ 2 गुणा पाई का मान 3.14 और एफ का वैल्यू जो है आप कहां से रखेंगे, ये एफ कौन सी है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, कौन सी है ये, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितना 600, कितना रख देंगे 600, ठीक है। एल बराबर ये कितना हो गया 36, नीचे आइएगा 2 गुणा इन दो जीरो से 3.14 के बीच में जो पॉइंट लगाया उसे मैं 314 कर देता हूं, यहाँ पे 6 कर देता हूं, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 6 चंग 36 हो गया, ठीक है। तो एल बराबर कितना हो गया 6 बट्टे 2 गुणा 314। अब आप क्या कीजिएगा 314 और गुणा 2 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, ये हो जाएगा आपका 628, ये 6 बट्टे कितना हो गया 628। मुझे नहीं लगता कि इनमें क्या है अब डिवाइडेशन जो है होगा, तो अब आप क्या कीजिएगा, या तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, इस पे हेनरी लिख दीजिएगा, या फिर एक काम कीजिएगा आप इसमें क्या है डिवाइडेशन कर दीजिएगा। तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स क्या है हमने कर लिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स आप मॉडल से करने की आवश्यकता है, इतना समय अवधि जो हमारे पास नहीं है कि हम जो है क्या है उनको सभी को क्या है इस तरीके से करें। इसी टाइप के क्या है वहां पर सवाल होंगे। हमने यहाँ पर बेसिक फॉर्मूलास और बेसिक बातें आपके लिए बताई हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें एक्ससी एक्सएल जो संकेत हैं और इनका जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, ये सारी बातें क्या है हमने यहाँ पर करा दी है, ठीक है। इसके बाद क्या है एक लेसन और बचता है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, एक वीडियो को है फिर उसे हम खत्म कर देंगे, उसके बाद पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है थ्योरी है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। तब तक के लिए क्या है आप अपनी स्टडी को बनाए रखिएगा, मोटिवेट रहिएगा, और क्या बोलते हैं मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन, ठीक है, अच्छा मोटिवेशन, हाँ तो मोटिवेशन तो हम आपको नहीं दे सकते, वो मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि हम जो है आपके साथ हैं, आप क्या है पढ़िएगा और जितना हो सकता है पढ़िए। लेकिन फिलहाल बात यह है कि डिस्टर्बेंस तो डिस्टर्बेंस ही होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली क्या है कहीं नहीं जा सकती, तो आप क्या है स्टडी पे ध्यान दीजिएगा। कुछ डिस्टर्बेंस भी जरूरी होता है और कुछ क्या होता है, क्योंकि ये जिंदगी ना एक उसकी तरह है, बाइक की तरह है। जैसे मोटरसाइकिल जब हम चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाते समय हमें क्या करना होता है, वहां पे हम जो है गियर भी डालते हैं, क्लच भी दबाते हैं, रेस भी देते हैं, तो इन सारी चीजों में क्या है मेंटेनेंस बना के चलना पड़ता है। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन खराब हुआ तो हमारी जो बाइक है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है ये जो हमारी जिंदगी है ये खट्टा मीठा अनुभव है, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप किताबों में ही लगे रहेंगे, और हाँ लगे रहो किताबों में, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस मत बनाइए, किसी भी चीज को बोझ ना पढ़ाई को ना फालतू बातों को, किसी को भी पढ़ाई को बोझ मत बनाइएगा, ठीक है। और दुनिया में क्या है गलत जो है वो चीजें होती हैं जिनको क्या है गलत कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जो चीजें आपके नजरिए से गलत हैं वो दूसरे के नजरिए से सही भी हो सकती हैं, जो चीजें आपकी नजरिए से सही हैं वो दूसरे के से क्या हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। लेकिन बात ये आती है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा क्या है, अच्छा कुछ भी नहीं है। बस बात इतनी है कि जिंदगी में खुशी से बड़ा कुछ भी नहीं है, खुशी से बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश रह पा रहे हैं तो आप क्या है सक्सेस है, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा,
कीजिएगा, आप पढ़ लिख करके भी क्या है सैड स्टेट में पड़े हैं, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी पढ़ाई को गिव अप मत कीजिए, अपने सपनों की ओर बढ़िएगा और सभी के साथ क्या है मेंटेनेंस बना के रखिएगा। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि आपको लगे रहना होगा, आपको अलग से भी स्टडी करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम तो है ही नहीं, ये सारी बातें हम समझते हैं। लेकिन आपको फिर भी क्या है ये करना है और अच्छी खासी परसेंट भी लानी है। इसके लिए क्या है मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखी जानी है। इसके लिए क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से जो है हम आपके एक स्पेशल वीडियो बना के डालेंगे, तो तैयारी में लगे रहिएगा। बोझ नहीं बनाते किसी भी चीज़ को, और किसी भी चीज़ से क्या है परेशान नहीं होने वाली बात है इसमें। कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि अब किसी ने कहा उसको क्या है बोल रहा है, अरे जो बात है अगर आपको सही लगती है, उचित लगता है तो करिए और फिर उसे खत्म कीजिए, उस बात को खत्म कीजिए, बोझ बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात ये आती है, वो क्या बात थी, वो बात ये थी कि एक बार क्या है वहां पर जो है एक साधु जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, एक साधु जा रहा था और जब वो साधु जा रहा था तो क्या हो रहा था, वहां पे एक जगह भीड़ लगी हुई थी। वो साधु वहां से गुजर रहा था और वो साधु ने कहा मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, गांव से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या मतलब इस भीड़ से। ठीक है, उसने उस भीड़ को नहीं देखा, वो आगे निकल गया साधु। अब उसने क्या काम, अब जब वो साधु अपने वहां पहुंचा, कुटिया में पूछा, अपने आश्रम में पहुंचा, तो वहां बैठ के भगवान का ध्यान करने लगा। जब वो ध्यान करने लगा तो उसको यही, जब उसने ध्यान किया तो उसका मन ध्यान में नहीं लग रहा था, बल्कि किस में लग रहा था, उसका मन इस बात में लग रहा था कि वहां भीड़ क्यों लगी हुई थी। बार बार उसके मन में एक ही प्रश्न आ रहा था कि भीड़ लगी हुई क्यों थी। इससे अच्छा तो वो पहले ही उस भीड़ को देख लेता, उसको अपने सवालों के जवाब मिल जाते, तो उसका मन उसमें कम से कम लग सकता था। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जिस चीज की आवश्यकता है, जो जिज्ञासा है, पहले उस जिज्ञासा को शांत कर लीजिए, शांत हो जाइएगा। फिर उसके बाद क्या है आप जिस चीज में मन लगाएंगे उसमें बेहतर कंसंट्रेशन बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका मानना कुछ भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी सब ठीक है, ठीक है, और हैप्पी रहिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी के बिना किसी की भी कोई जिंदगी नहीं रुकती है।